तो रानी के पेट से राजा जन्म लेता था और राजा जो कह देता था वो कानून बन जाता था, लोगों को उस बात को मानना पड़ता था। लेकिन फिर इस देश में व्यवस्था में बदलाव हुआ, जिनको जानवर से भी ज्यादा बुरी जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया गया, उन लोगों के हाथ में बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट की ताकत देके ये ताकत दे दी कि वो अपने बीच के व्यक्ति को वोट से नेता चुन के पार्लियामेंट में, असेंबली में भेज सकते हैं। और समय के साथ बदलाव होके गांव में भी छोटी सरकारें बनने लगी, सरपंच भी बनते हैं, जिला परिषद के मेंबर भी बनते हैं, प्रमुख भी बनते हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष भी बनते हैं। कि वो जो पावर राजा महाराजाओं के पास थी, बाबा साहब ने अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपने बल और शक्ति के कारण वो ताकत जनता के हाथ में दे दी। आज चुनाव के समय जो कभी हमारी बस्तियों में नहीं आते, वो भी लोग हमारी बस्तियों में आते हैं, हमारी माँ बहनों के पैर छूते हैं, उनको दादी चाची बताते हैं, बहन बताते हैं और आशीर्वाद मांगते हैं। जो हमें छूते भी नहीं थे वो भी हमसे अपने सर पे हाथ रखवाते हैं कि बहन जी मुझे आशीर्वाद दे दो, भैया मुझे आशीर्वाद दे दो, चाचा मुझे आशीर्वाद दे दो, मैं आपकी सेवा करूंगा। लेकिन हम तो जब हमें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था तब तो हम समझदार नहीं थे, लेकिन आज तो हम समझदार हैं। जो 5 साल कभी हमारी गलियों में नहीं दिखते, वो अपने मतलब के लिए हमारे बीच आते हैं और हमसे हमारी वोट की ताकत लेना चाहते हैं। और वोट की ताकत को लेकर अगले 5 साल वो हमें दिखाई नहीं देते। आप इस बात को समझो कि बाबा साहब अम्बेडकर ने लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब सब लोगों ने मना कर दिया कि वोट का अधिकार उनको मिलना चाहिए जो धन्ना सेठ है, जो जमींदार है, जो लगान देते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जिनके पास उद्योग है, तो बाबा साहब ने विरोध करके कहा कि वोट का अधिकार हर उस व्यक्ति को होना चाहिए जो बालिग हो चुका है, जिसके कारण इस देश में चुनाव में ये तय होगा कि जिनके पास वोट होगा उनका राज आए। चुनाव को इस तरह समझो मेरे लोगों, अभी तक तो आपने भाषण सुने हैं, बड़े बड़े नेता के भाषण देते हैं। असल में समस्या ये है कि मेरी रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहा है, मैं ज्यादा देर खड़े नहीं हो पा रहा हूँ। ये रीढ़ की हड्डी का दर्द भी ये सरकार और पुलिस के लोगों ने मुझे दिया है। जब आंदोलन हुआ था दिल्ली में, आपको तो याद होगा, हरियाणा के लोगों का बहुत बड़ा कुर्बानी थी उसमें। 55 से ज्यादा लोग हरियाणा के जेल में बंद हुए थे मेरे साथ, जब दिल्ली में सतगुरु रविदास जी महाराज का गुरु घर तोड़ दिया गया था और आपने उसको मान सम्मान की लड़ाई बना के पूरी दिल्ली का चक्का जाम करके दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री और केंद्र की सरकार के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट को भी झुका के अपनी जमीन को वापस लेने का काम किया था। मैं हरियाणा की धरती को नमन करता हूं, ये बहादुरों की धरती है। तो वो चोट जो है अब भी वो नुकसान पहुंचाती है। मेरी इस बात पे गौर करना कि चुनाव होते क्यों हैं और चुनाव 5 साल में क्यों होते हैं। चुनाव इसलिए होते हैं कि आप अपने मत का प्रयोग करके और जिसके ऊपर आप उम्मीद करते हैं कि ये हमारी तरक्की करेगा, हमारे क्षेत्र में स्कूल खोलेगा, कॉलेज खोलेगा, उद्योग धंधे लगवाएगा, यूनिवर्सिटी बनाएगा, हॉस्पिटल बनवाएगा, आप उसको वोट देते हैं कि ये हमारे बच्चों के भविष्य को बदलेगा। लेकिन आजादी के 70 साल बाद भी क्या भविष्य बदल पाया? बदल पाया? क्यों नहीं बदल पाया? जब चुनाव होते हैं और आप नेता भी चुनते हो, इसलिए नहीं बदल पाया क्योंकि नेता बहुत है, नीति बहुत है, लेकिन नीयत नहीं। जब तक आदमी के अंदर नीयत नहीं होती, चाहे उसकी जेब में लाखों रुपए पड़े हो, वो किसी गरीब की मदद नहीं करता। जब उसके अंदर नीयत होती है तब वो गरीब की मदद करता है, तब वो अपने पैसे का प्रयोग किसी दूसरे के लिए करता है। तो चुनाव होता इसलिए है, जब गांव में सरपंच का चुनाव होता है तो इसलिए होता है कि सरपंची का जो खजाना है वो खजाना किसके हाथ में रहेगा और जिसके हाथ में खजाना होगा वो खजाने को कहां लगाएगा। जब विधानसभा का चुनाव होता है तो विधानसभा के खजाने के लिए चुनाव होता है कि विधानसभा का खजाना किसके पास रहेगा और वो उस खजाने को कहां लगाएगा। जब लोकसभा का चुनाव होता है तो लोकसभा के खजाने का चुनाव होता है कि लोकसभा का खजाना किसके पास रहेगा और वो उस खजाने को किसके लिए लगाएगा। आप महसूस करो, आप जिसको वोट देते हो वो 5 साल आपकी बस्ती में नहीं आता तो वो आपके काम क्यों करेगा, वो खजाने का प्रयोग आपके लिए क्यों करेगा। इस देश में जनता के टैक्स से जो
पैसा इकट्ठा होता है उसी को लगाने के लिए तो हम नेता चुनते हैं कि वो पैसा सही जगह लगे। लेकिन अब तो मान्यवर काशीराम साहब कहते थे, मेरा दिल इसलिए बड़ा गदगद है क्योंकि मान्यवर काशीराम साहब ने अपने आंदोलन की शुरुआत हरियाणा से की थी, जब DS4 के बैनर के तले उन्होंने बहुत सारे लोगों को लड़ाने का काम किया था, चुनाव लड़ाने का काम किया था। वो अलग बात है, किसी को 500 वोट मिले, किसी को 700 वोट मिले, किसी को 1000 वोट मिले, लेकिन काशीराम साहब ने हार नहीं मानी। काशीराम साहब ने फिर से समाज को तैयार किया। आज हम उसी स्थिति में खड़े हैं। मैं जब कमल की तरफ देखता हूं, उसकी मेहनत को देखता हूं तो बड़ा गौरवान्वित होता हूं कि पिछले 6 साल से उसने एक दिन भी आपको अकेला नहीं छोड़ा, दिन रात आपकी सेवा की। जहां आपको जरूरत पड़ी वहां उसने सीने तान के लड़ाई लड़ी, जहां आपको जरूरत हुई वो और उसके साथी मिलकर जो है उस लड़ाई को लड़ने गए। लेकिन बहुत लंबे समय बाद हमें महसूस हुआ कि जब तक राजनीतिक शक्ति हमारे पास नहीं होगी तब तक हम अपने समाज का भला नहीं कर सकते, तब तक हम अपने समाज को पैरों पर नहीं खड़ा कर सकते। फिर हमने राजनीतिक दल बनाया। क्यों बनाया? इसलिए बनाया कि बाबा साहब अंबेडकर ने भी कांग्रेस के होते, अकाली दल के होते, मुस्लिम लीग के होते, लेफ्ट की पार्टी के होते भी अपनी पार्टी बनाई, क्योंकि वो जान गए थे कि इन पार्टियों के भरोसे अगर हम रहेंगे तो हमारा समाज गड्ढे में ही पड़ा रहेगा, हमारी कोई सुनवाई नहीं करेगा। इसलिए उन्होंने 3 पार्टियां बनाई। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया बनाई, उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाई और फिर उन्होंने RPI बनाई। इसलिए बनाई कि अपने दल के जरिए अपना मजबूत नेता तैयार करके अपने लोगों की समस्याओं का हल किया जाए। आज हम उसी दौर में हैं और आप महसूस करो, एक तरफ पैसे वाले लोग हैं जो पैसे के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी जब सभाएं होती हैं, बड़ी बड़ी कुर्सियां लगती हैं, नेताजी के लिए AC लगता है, खाने पीने का इंतजाम होता है और बड़े साधन लगते हैं। लेकिन कमल के पास पैसा नहीं है। उसने आपके लिए चादर बिछा दी कि भाई आप इसी चादर पर बैठ जाना, और आप कई घंटों से इसी चादर पर बैठे। इसलिए मेरा मन गौरवान्वित हो रहा है कि आप फिर से अपने आंदोलन को जिंदा करने के लिए तैयार हो। आप महसूस करो, जब पैसे वाले ही सब लोग आगे बढ़ेंगे तो गरीब की सुनवाई कौन करेगा? आप बताओ, 75 साल में हमें क्या मिला? रहने के लिए अच्छे मकान, पीने के लिए साफ पानी, खाने के लिए अच्छा भोजन, पहनने के लिए अच्छे कपड़े। गांव देहात में जाके देखो, 80% लोग आज भी हैंड टू माउथ हैं। अगर मेहनत मजदूरी ना करें तो उनके बच्चों को रोटी ना मिले। ये सरकारें हमसे धोखा करती आ रही हैं, हमें इनके धोखे का जवाब वोट से देना है। आप महसूस करो, ये कहते हैं कि हमने गरीबों के लिए अच्छे स्कूल बना दिए हैं, अच्छे हॉस्पिटल बना दिए हैं, लेकिन कभी अपने बच्चों को उन सरकारी स्कूलों में नहीं भेजते। अपने बच्चों को इंग्लैंड में पढ़ाते हैं, अपने बच्चों को लंदन में पढ़ाते हैं, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं और हमें सरकारी में धक्का देते हैं। वहां के मास्टरों को भी पोलियो की ड्यूटी में, चुनाव की ड्यूटी में कहां लगा देते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर ये समाज पढ़ लिख जाएगा, बहुजन समाज, तो अपने हक अधिकार मांगेगा। इसलिए ये नहीं चाहते। ये ठेका तो हमारी बस्ती में खोलते हैं और स्कूल दूसरी बस्ती में खोलते हैं कि हम जब स्कूल की तरफ बढ़े तो पहले ठेके की तरफ चले जाए, शराब पी के वहीं गिर जाए और अपनी तरक्की ना कर सके। ये कहते हैं हमने बहुत अच्छे हॉस्पिटल बना दिए। आप बताओ, अगर हॉस्पिटल इतने अच्छे बनाए गरीबों के लिए तो ये अपना इलाज उन हॉस्पिटलों में क्यों नहीं कराते? ये तो फोर्टिज में जाते हैं, बड़े बड़े अस्पतालों में जाते हैं, विदेश में जाते हैं, लेकिन जनता को कहते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल में जाओ। जिस हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं मिलेगा, जिस हॉस्पिटल में दवाई नहीं मिलेगी, वो पर्चा लिख देगा, वो दवाई बाहर से मिलेगी, उसमें भी कमीशन जाता है। जनता लूट रही है क्योंकि वो अपनी वोट की वैल्यू को नहीं समझती है। जब तक आप अपनी वोट का सही प्रयोग नहीं करोगे तो बाबा साहब की तस्वीर और बाबा साहब की मूर्ति पे माला चढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा। बाबा साहब ने कहा, पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो सारी परेशानियों का हल कर सकती है। आप ये बताओ, वोट हमारा है, राज दूसरे का क्यों है? क्योंकि हम अपनी बात, अपने महापुरुषों की बात पे पहरेदार नहीं, हम अपनी महापुरुषों की बात के साथ नहीं खड़े हैं, हम महापुरुषों के आंदोलन को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। मुझे तो गर्व है अपने नौजवान साथियों पे, जो मेरी एक आवाज पे जिस तरह मैं कहता हूं उस तरह काम करने के लिए तैयार रहते हैं और समाज की आवाज बनते हैं। ना आंधी तूफान देखते हैं, ना दिन रात देखते हैं, ना धूप देखते हैं, ना बारिश देखते हैं, ना भूखा पेट देखते हैं, ना साधन संसाधन की परवाह करते हैं। मोटरसाइकिल, बस, ट्रेन में जाके जहां मैं आवाज दे देता हूं उस आवाज को मजबूत करने का काम करते हैं। लेकिन आज मैं आपसे कुछ और मांगने आया हूं। आज आपसे मैं ये मांगने आया हूं कि ये ताकतवर लोग
हमें रोकने के लिए तमाम तरह के इंतजाम कर रहे हैं। कभी ये हम पे झूठे मुकदमे लगाते हैं, कभी हमें जेल भेजते हैं। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो इन्होंने मेरे ऊपर 4-4 गोली चलवा दी। सदगुरु रविदास जी महाराज के आशीर्वाद से मैं फिर भी बच गया। क्योंकि इसलिए बच गया क्योंकि मेरी माँ बहनों का आशीर्वाद मेरे सर पे है, मेरे भाइयों का, मेरे बड़ों का प्यार आशीर्वाद मेरे सर पे है। और अभी मुझे बहुत कुछ इस बिखरे हुए समाज के लिए करके जाना है, जिनको मजबूर करके इस देश में गुलामी का जीवन जीने के लिए रखा गया है। आप महसूस करो, पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। 350 का सिलेंडर 1150 रुपए का देती है सरकार। 45-50 का पेट्रोल 100 रुपए हो गया। आप ईमानदारी से बताओ, क्या आपकी आमदनी बढ़ी 4 गुना? बढ़ी? 400-500 रुपए की मजदूरी से हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों का पेट पाल सकते हैं, उनको दोनों टाइम का भोजन दे सकते हैं। कभी इस देश में सुख सुविधा का जीवन नहीं जी सकते हैं। मेरी माएँ बहनें बैठी है, मुझे हाथ उठा के बताना, आप में से कितने लोगों ने हवाई जहाज का सफर किया? जरा एक बार हाथ उठा के बताओ। नहीं किया? तो हेलीकॉप्टर में तो बैठे होंगे, नहीं बैठे? तो इसका मतलब आपकी जिंदगी यहीं तक सीमित है ना। देखो, महसूस करके देखो, महसूस करके देखो, ये जिस हालात में पैदा हुई उसी में इनको मरना है। क्योंकि सत्ता में हमारे लोग नहीं बैठे, सत्ता में दूसरे लोग बैठे हैं। जो सत्ता में बैठे हैं उनकी तरफ ऐसे हाथ नहीं उठते। अगर मैं सत्ता में बैठे लोगों से पूछता तो उनके लोग हाथ उठा के बैठे कि मैं 20 बार बैठी, मैं 10 बार बैठी, मैं यहाँ गई, मैं वहाँ गई। क्योंकि हमारे जिंदगी में तो ताकतवर लोगों ने कलम से लिख दिया कि इनको कभी सुख सुविधाएं मिलेंगी नहीं। मैं आपको आज नहीं कहता कि मेरे हाथ में बहुत कुछ है। आप जानते हो, मैंने कभी समाज के स्वाभिमान को कभी नीचा नहीं देखने दिया। चाहे मैंने मेरे ऊपर कितनी मुसीबत आ गई, मैंने 16-16 महीने जेल काटी, मैंने दिल्ली में 2-2 बार तिहाड़ काटी, कभी मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैं आज आपसे मदद मांगने आया हूँ कि आप कमल को मत समझो कि कमल लड़ रहा, आप समझो कि चंद्रशेखर आजाद लड़ रहा है। और एक एक वोट केंद्र के निशान पर डालकर आप मुझे ताकत देने का काम करो। जो देखो, जब मैं हरियाणा के अधिकारियों को फोन करता हूं तो इनको लगता है कि भाई चंद्रशेखर हमारा क्या कर देगा, तो हम इसकी सुनवाई क्यों करें? क्योंकि ये तो उसी से डरते हैं जो सत्ता में आ सकता है, जो इनको ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकता है, इन पे मुकदमा लिखवा के इनको जेल भेज सकता है, या अगर इनको सस्पेंड कर सकता है। तो इनको लगता है चंद्रशेखर का समाज तो उसके साथ है ही नहीं, वो तो ताकत में नहीं आ सकता, हम सुनवाई क्यों करें? इसलिए जब आप पे जुल्म होता है तो हमें सड़कों पे आके आंदोलन करने पड़ते हैं। लेकिन विश्वास करो, वो दिन दूर नहीं कि हम लोग हरियाणा में मेहनत करके भी ताकत बनाएंगे। और आज जो लोग हमारे लोगों की सुनवाई नहीं करते, कल हमारे लोगों को सलाम क्या करेंगे? मेरी बात को आप याद रखना, वो दिन दूर नहीं है। क्योंकि लोकतंत्र है, जनता मालिक होती है, जनता जिसको आशीर्वाद देती है वो आगे बढ़ता है। मैं तो एक प्राइमरी स्कूल के मास्टर का बेटा हूं और महापुरुषों का कर्ज अपने ऊपर मानता हूं। मैं डरपोक नहीं हूं, डरपोक होता तो छिप के बैठ जाता। आज जब मैं यहाँ आया तो एक सिंगल आदमी मेरे पास सुरक्षा के लिए नहीं, मैं नहीं डरता। मुझे पता है कि एक न एक दिन तो मौत आएगी, एक न एक दिन मौत आएगी। लेकिन जब तक मौत नहीं आती मैं मौत की परवाह नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे कंधों पर जिम्मेदारी है। मेरी रक्षा सदगुरु रविदास जी महाराज करेंगे, मेरी रक्षा मेरी माँ बहनों का आशीर्वाद करेगा। मैं डरने वालों में से नहीं। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये बताओ, क्या मुझे आपकी लड़ाई लड़ने का अधिकार नहीं है? बताओ, मुझे आपकी लड़ाई लड़ने का अधिकार है या नहीं? जो लोग संघर्ष करेंगे आप लोग उनका साथ दोगे नहीं दोगे? अगर आप संघर्ष करने वाले लोगों का साथ नहीं दोगे तो उनके हौसले कैसे बढ़ेंगे? बताओ। लोकतंत्र में शक्ति लाठियों से नहीं मिलती, पैसों से नहीं मिलती, मालाओं से नहीं मिलती। लोकतंत्र में शक्ति वोट से मिलती है। आपकी एक एक वोट मेरे हाथों को मजबूत करेगी और यहां बैठे सरकार के नुमाइंदों को और प्रशासन के नुमाइंदों को, पुलिस के नुमाइंदों को यह एहसास करा देगी कि चंद्रशेखर आजाद अंबाला लोकसभा हरियाणा में कमजोर नहीं, चंद्रशेखर आजाद भी हैसियत रखता है, उसका समाज उसके साथ है। अगर उसकी सुनवाई नहीं करोगे तो ये जिला बंद होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। इसलिए फिर मेरी बात को मानने लग जाएंगे, मेरी एक कॉल पे खड़े होने लग जाएंगे। इसलिए मैं आपसे मदद मांगने आया हूं। बताओ, मदद करोगे नहीं करोगे? मैं आज आपसे वादा नहीं करता, मैं आपको एक विश्वास दिला